गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भू आकृतियां उनका विकास, जिसमें हमने पढ़ा था पवन द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। लेकिन आज हम पढ़ेंगे पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां। निक्षेपणात्मक स्थल आकृतियां यानी पहले तो क्या हो रहा था, अपर्दन हो रहा था। अब क्या होगा, अपर्दन के फलस्वरूप जो अपर्दित मृदा है, बालू है या जो अवशिष्ट पदार्थ है वो कहीं दूसरी जगह जाकर निक्षेपण होंगे, वहां से भी एक संरचना का निर्माण होगा। तो उनके बारे में तो देखो, इससे पहले एक बिंदु अपरदनात्मक का पढ़ लेते हैं, जालीदार शिला। देखो जालीदार शिला क्या है, नाम से पता चल रहा है जाली के नुमा आकृति बन जाती है जब मरुस्थलीय भागों में तीव्र गति से पवनें चलती है। जब मरुस्थलीय भागों में तीव्र गति से पवनें चलती है तो ऐसी पवनों के मार्ग में चट्टानें आ जाती है। क्या आती है? चट्टानें आती है जिन्हें विभिन्न भागों में कठोर की मात्रा। अब देखो, जैसे ये चट्टान है, अब इस चट्टान में क्या है, कठोरता की मात्रा में अंतर होता है। क्या होता है? कठोरता की मात्रा में अंतर होता है, यानी कि जो ये बचा हुआ क्षेत्र है ये कठोर है और जो क्षेत्र ये अपरदती है कुछ मुलायम और कुछ कठोर मात्रा होती है। कहीं कठोर है, कहीं मुलायम है। तो जो कठोर है वो तो बच जाती है, लेकिन जो मुलायम है उन क्षेत्रों की रेत अपरदित हो जाती है। हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से वह टूट जाती है, विखंडित हो जाती है और उसका अपग्रहण होता रहता है। और जो इसके कोमल भाग है वो टूटकर अपरदित हो जाते हैं और हवा आर पार निकल जाती है। दूर से देखने पर यह एक जाली के समान आपको दिखाई देगी। ये चट्टान जाली के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे हम जालीदार चट्टान कहेंगे। भाई, पवन चल रही है, पवन के मार्ग में कोई चट्टान आ गई, लेकिन उस चट्टान में कहीं कठोरता है और कहीं कोमलता है। जो कोमल जगह रहेगी वहाँ की चट्टान अपरदित हो जाएगी, वहाँ की रेत वहाँ से हट जाएगी और दूर से देखने पर वो एक जाली के समान आपको नजर आएगी। तो जालीदार संरचना होगी। अब पढ़ते हैं पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। पवन द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां। तो देखो, पवन क्या है, बारीक रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने का कार्य करती है और अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक ले जाती है। पवन हम देखते हैं गर्मी के दिनों में जो रेत हवा चलती है अपने साथ रेत उड़ाकर लाती है। तो इसी तरह जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर पवन क्या करती है, बारीक रेत को, धूल कणों को अधिक ऊंचाई और अधिक दूरी तक परिवहन या उड़ाकर ले जाती है। अब पवनों के जो वेग है, पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं। जैसे मान लो इधर से पवन इधर चल रही है, इधर से पवन इधर चल रही है। अब यहाँ जो मोटे कण हैं, ये कम उड़ेंगे, ये धरातल के साथ क्या करेंगे, घर्षण करेंगे। ये धरातल के साथ घर्षण करेंगे, लेकिन जो बारीक कण हैं ये ऊपर उड़ेंगे। जो बारीक कण हैं ये ऊपर उड़ेंगे और जो मोटे कण हैं वो धरातल के साथ घर्षण करते हुए चलते हैं और अन्य कणों से टकराने पर उनके टीले। अब जैसे अन्य कणों से टकराएंगे, टकराने के फलस्वरूप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टीला बना देंगे। क्या बना देंगे? टीला बना देंगे। क्या बना देते हैं? या टीला नहीं बनाएंगे तो अन्य से टकराएंगे तो उन्हें क्या कर देंगे, ढीला कर देंगे। उन्हें तोड़ देते हैं, ढीला कर देते हैं, जिसे साल्ट्रेशन कहा जाता है। जब पवन की गति घट जाती है, ये तेज गति की क्रिया है, यानी कि मोटे कण धरातल से घिसते हुए चल रहे हैं। अब ये किसी दूसरे कण से टकराएंगे तो इन्हें भी तोड़ेंगे, इन्हें क्या कर देंगे, ढीला कर देंगे। इस क्रिया को हम बोलेंगे साल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? साल्ट्रेशन बोलेंगे। अब जब पवन की गति, ये तो तेज गति में हो गया, जब पवन की गति कम हो जाती है या घट जाती है या रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण आरंभ हो जाता है। अब जो मोटे कण रहेंगे या जमेंगे। अब देखो, जो मोटा कण है, जब पवन की गति कम हो गई, धीमी हो गई या रुक गई, तो जो मोटे कण हैं वो इधर रहेंगे,
जो बारीक इससे थोड़े मोटे हैं वो आगे रहेंगे, थोड़े कम मोटे वो आगे रहेंगे, और इससे पतले हैं और आगे रहेंगे, और पतले हैं और आगे रहेंगे, या बिल्कुल बारीक आगे रहेंगे। तो इनसे क्या है, ये निक्षेपण की क्रिया है, इनसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, इनसे पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो देखो पवन के निक्षेपण स्थलाकृतियों में कणों की महीनता देखी जा सकती है। शुरुआत में मोटे, पतले पतले और बारीक बारीक होते हैं, लास्ट में बिल्कुल बारीक कण हो जाए। तो रेत की आपूर्ति या स्थायी पवन की दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, विकसित करती है। तो देखो उनमें से पहला है उर्मिका चिन्ह। उर्मिका चिन्ह कौन सी स्थलाकृतियां? उर्मिका चिन्ह। अब उर्मिका चिन्ह क्या होते हैं? उर्मिका चिन्ह बालू से निर्मित छोटे आकार के निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। बालू से निर्मित छोटे आकार की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण असंगठित रेत यानी कि बिखरी हुई रेत पर पवन का अप्रदान कार्यों के द्वारा होती है। उर्मिका चिन्ह अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ प्रकार के हो सकते हैं। इस तरह की संरचनाएं या इस तरह की छोटी संरचना, इस तरह की संरचना ये बना सकते हैं। अब देखो उर्मिका चिन्ह में हम बालू के स्तूप भी पढ़ेंगे। बालू के स्तूप, बालू के स्तूप। तो देखो बालू के स्तूप में क्या है? पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेपण से, पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेपण से निर्मित स्तूपों को, कटकों को बालू का स्तूप कहते हैं। यही इस तरह के टीले बन जाते हैं वहां पर, इस तरह की संरचना बन जाती है। आगे से और किनारों पे पतली, इस तरह से ये आगे से मोटी और किनारों से पतली बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्र में जाते हो इस तरह के आपको ये टीले मिलेंगे। अब देखो क्या है, बालू स्तूप गतिशील स्थल रूप होते हैं। एक स्थान से पवन के साथ ही दिशा परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, गतिशील रहते हैं, मतलब निरंतर चलते रहते हैं। जैसे हवा चलेगी उसके साथ साथ ये नया निर्माण करते रहे। इन स्तूपों के आकार, आकृति और संरचना में पर्याप्त अंतर होता है। गति यानी पवन की दिशा किस गति से चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, किस क्षेत्र में चल रही है, उनके आधार पर इनकी आकृति और संरचना में अंतर पाया जाता है। बालू स्तूप अधिकांशतः अर्ध मरुस्थलीय, समतल मरुस्थल में पाए जाते हैं। बालू स्तूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बरखान, ये बरखान की संरचना है। सिप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। तो देखो सबसे पहले हम बरखान के बारे में जानते हैं। बरखान क्या होता है? राजस्थान में स्थानीय भाषा में बरखान को क्या बोलते हैं? बरखान। तो देखो पवन द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार या चापाकार, ये अर्धचंद्राकार, इस तरह की संरचना बनती है। रेत उठती है, अब इसमें भी रेत रहेगी लेकिन ये भाग इसका आगे चला जाएगा, ये भाग इसका आगे चला जाएगा, इस तरह की संरचना बन जाती है। तो अर्धचंद्राकार या चापाकार, चाप काटते हो आप, इस तरह से चाप कटता है। चापाकार बालू स्तूप जिसकी भुजाएं पवन की दिशा से निकलती होती है, यानी पवन इस दिशा में जा रही है, पवन इस दिशा में जा रही है, तो भुजा इधर ये निकले, बरखान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बरखान। इस तरह स्तूप में शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सुरंग होते हैं, एक सुरंग के दूसरा सुरंग, दो सुरंग होते हैं जो पवन की दिशा में निकले हुए होते हैं। अब पवन रेत के किनारों पर जमा करती रहती है, जिसके कारण नुकीले सिरों का निर्माण होता है। ये किनारे पे जमा होती है, आगे बढ़ती जाती है, इधर डालती जाती है किनारे पर, ये दो सिरों का निर्माण हो गया। अब प्रचलित पवनों के साथ बरखान, पवनोंमुखी ढाल,
कि रेत उड़कर पवन विमुखी ढाल की ओर गिरती रहती है। पवन मुखी ढाल है, पवन विमुखी ढाल, यहाँ से उड़कर इधर गिरती रहेगी रेत। ये पवन मुखी है और ये विमुखी है। तो इधर से जो हवा चलेगी इस रेत को आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये किनारे बनते जाएंगे जिन्हें सींग कहेंगे और इसका शीर्ष भाग रहेगा। इस क्रिया के कारण बरखान निरंतर आगे की ओर स्थानांतरित होते हैं। हवा चलती रहेगी, ये आगे बढ़ते रहेंगे और ऐसे कैसे संरचना बढ़ती जाएगी। अब जो बरखान होते हैं, अब ये ज्यादा मात्रा में होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो इनकी संरचना आपको इस तरह से देखने पर नजर आएगी। रेगिस्तानी क्षेत्र में आप देखोगे तो इस तरह की संरचना आपको नजर आएगी, जिन्हें रेत के दौरे या लहरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। तभी तो बोलते हैं धरती धोरारी, तो रेत के दौरे भी बरखान के रूप होते हैं। आगे देखो सिप। सिप क्या है? यह बरखान की भांति होते हैं। सिर्फ बालू स्तूप में केवल एक ही भुजा होती है। अब बरखान में दो भुजा थी, इसमें क्या होता है, एक ही भुजा होती है। इस तरह की संरचना बनी रहती है। अब ये क्या है, ऐसे पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सिप की यह भुजा ऊंची और अधिक लंबी हो सकती है। एक ही होता है, मतलब लंबी हो सकती है और ऊंची हो सकती है। क्या होता है, कभी कभार पवनों की दिशा ऐसे चलते चलते अचानक विपरीत दिशा में चलने लग जाए तो एक ही जैसी संरचना का निर्माण होता है, तो ये सिप कहलाता है। इसी के साथ ही बिंदु था आपका ये पूरा हुआ। इसके आगे का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।